आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि झारखंड की कला, संस्कृति और जनजातियों से संबंधित होगा। आपको पता है कि झारखंड की जनजातियों से हमेशा परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को देखते हुए, उसी तरह आपका जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को देखते हुए हमने झारखंड की जनजातियों का संपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आपको हर एक जनजाति, झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, हर एक जनजाति के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, झारखंड की जनजाति में संथाल जनजाति, उनकी विशेषता और उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ रेगुलर बने रहने के लिए, हमारे लाइव सेशन से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए AS.PCS को। सबसे पहले हम लोग टॉपिक में आने से पहले झारखंड की जनजातियों के बारे में एक थोड़ा हम लोग विवरण देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आपका संथाल जनजाति की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें झारखंड की जनजातियों का, तो झारखंड की जनजातियां जो है आपका ऐसा नहीं है कि कुछ सालों से, कुछ वर्षों से यहाँ पर रह रही है। यहाँ पर पूरा पाषाण काल से भी, प्राचीन काल से यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। असुर जनजाति तो विश्व की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, तो झारखंड में निवास करती आ रही है। झारखंड में अगर अभी तक के आधार पर बात करें तो झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं जो कि पाई जाती है, और जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 342 में इसका उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसे अधिसूचित किया गया है। अगर इन 32 जनजातियों के बारे में बात करें तो इन जनजातियों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब ये कैटेगरी को डिवाइड करने का क्या कारण है? कुछ को अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें कि 8 को अलग कैटेगरी में रखा गया है और 24 को अलग कैटेगरी। 8 को आदिम जनजातियां बोला गया है। आदिम जनजाति का मतलब कि वो अभी भी ऐसे जीवन जी रहे हैं जो कि आज के मॉडर्न के जैसा हम लोग नहीं समझ सकते हैं उसको। आदिम मानव के जैसा अभी भी वो जीवन जी रहे हैं, या फिर उनका जनसंख्या बहुत ही कम रह गया है, बहुत ही कुछ सीमित परिवार तक ही सीमित हो गए हैं, इसीलिए उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। जिसके लिए कि सरकार के द्वारा समय समय पर उनके लिए बहुत सारे आर्थिक योजनाएं और अन्य योजनाओं से उनके विकास के लिए पहल की जाती है। तो वो 8 जनजातियां हैं, और वो 8 जनजातियां हैं आपका बिरहोर, कोरवा, असुर, पहरिया, विरजिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और सबर पहाड़िया। ये 8 आदिम जनजातियों का समूह है। इसके अलावा 24 अन्य प्रमुख जनजातियां हैं जो कि हम लोग को झारखंड में देखने को मिलता है। कुछ अन्य तथ्य के बारे में बात करें जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसमें यह है कि आपका अगर हम जनसंख्या की बात करें 2011 सेंसस के आधार पर, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या की बात करें तो वो आपका 46,45,042 है, जो कि कुल झारखंड की कुल जनसंख्या का, आपको पता है कि जो झारखंड की कुल जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार करीब आपका 3,21,00,000 के लगभग है। उसका आप समझ सकते हैं कि करीब ये 26.2% है। इसमें अगर सिर्फ आदिम जनजातियों की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कुल 32 जनजातियां हैं उनकी संख्या 86,42,042 है। उसमें से आदिम जनजाति जो 8 हैं उनकी मात्र जनसंख्या जो है 1,92,425 है, जो कि आप समझ सकते हैं बहुत ही कम है, जो कि राज्य की कुल आबादी का 0.72% मात्र है। इसीलिए उनको अलग कैटेगरी में, उनके लिए अलग से विशेष तरह की योजनाएं चलाई जाती है, उनको अलग से विशेष पहल की जाती है। आपको हमने डाकिया योजना भी बताया था, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि समय समय पर इनके लिए लाई जाती है। अगर हम अन्य कुछ चीजों के बारे में बात करें तो जैसे कि अगर हम झारखंड में जितनी जनजातियां रहती है, अगर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर बात करें तो झारखंड की कुल जितनी भी जनजातियां हैं उनमें से करीब 91% से ज्यादा आबादी जनजातियों की ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसीलिए देखिएगा उनका जीवन स्तर अभी भी निम्न स्तर का है, जिसे बढ़ाने की बात कही जा रही है और पहल भी की जा रही है। जबकि मात्र 8.99%, करीब 9% के लगभग आप समझ सकते हैं कि आबादी जो है आपका जनजातियों की शहरों में निवास करती है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि हमने बताया कि राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 26% के लगभग आपका क्या है, आपका जनजातियों की जनसंख्या है। अगर हम 32 जनजातियों की बात करें तो उसमें बहुत सारी जनजातियां आती है। तो किस जनजाति सबसे बड़ी संख्या में झारखंड में निवास करती है?
तो संथाल जनजाति पहले स्थान पर आता है, जो आज हम लोग उसी के बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर जो आता है आपका उरांव जनजाति आती है। जनसंख्या के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है आपका मुंडा जनजाति है, और जनसंख्या के आधार पर चौथी सबसे बड़ी जनजाति जो है आपका हो जनजाति है। एग्जाम में अरेंज करने के लिए पूछता है, हमने आपके एक सेशन भी हमने लिया था एमसीक्यू का सेशन, जो कि सिर्फ जनजातियों से संबंधित है। आप उसमें देखिएगा इस तरह के प्रश्न थे, बढ़ते हुए क्रम में पूछा जा सकता है या फिर घटते हुए क्रम में, तो आपको यहाँ पर अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग कि जो परीक्षा होती है हमारी, चाहे वो जेपीएससी की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा जो कि विशेष रूप से जनजातियां का, उसमें एक विशेष महत्व है। प्रारंभिक परीक्षा के अलावा मुख्य परीक्षा भी झारखंड के भूगोल, जो कि आपका पेपर नंबर 3 है, उसमें देखिएगा झारखंड की जनजातियों के बारे में भी स्टडी करना है। उसी तरह जेएसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो जब भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से तथ्यों को ध्यान में रखें और किस तरह से, क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारे बुक्स आती हैं, बहुत सारी चीजों आपको दिए जाते हैं, तो वो पैराग्राफ में रहती है, पता ही नहीं चलता है कि कहां से प्रारंभ हो रहा है, कहां पर एंड हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पर कि आपके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म यहाँ पर हमने उसको कैटेगराइज किया है हर जनजाति में। जैसे कि अगर हर जनजाति के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाता है कि संथाल जनजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, भाषाई दृष्टि से किस कैटेगरी में रखा गया है, वर्तमान में उनका निवास स्थल क्या है। तो इन आधार पर अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा और याद करने में भी हमें बहुत ही सहूलियत होगी। इसीलिए हर एक जनजाति जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसमें पहला है आपका, हम लोग हर एक जनजाति के बारे में जानेंगे कि जो जनजाति झारखंड की है वो उसकी प्रजातीय दृष्टि से किस कैटेगरी में रखा गया है। कुछ प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत होंगे, तो कोई आपका द्रविडियन के होंगे, कुछ कोलेरियन समूह के होते हैं, तो उस आधार पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि वो प्रजातीय दृष्टि से क्या है। अब जो अपनी भाषा बोलते हैं, जैसे संथाली भाषा, हो भाषा, कुड़ुक भाषा, मुंडारी भाषा, तो भाषाई दृष्टि से उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि द्रविडियन भाषा के अंतर्गत आ सकते हैं, कुछ जनजातियां जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इन चीजों को हम लोग समझेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग फोकस करेंगे आपका कि वर्तमान में उन जनजातियों का निवास स्थल कहाँ है। जैसे संथाल जनजाति तो कहाँ पर निवास करते हैं, जैसे कि संथाल परगना क्षेत्र में 90% तो वहीं पर निवास करते हैं, बाकी राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो दूसरा हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तीसरा बात आती है आपके धर्म संबंधित। धर्म, हर जनजातियों में उनकी कुछ अपनी रीति रिवाज होती है, धार्मिक मान्यताएं होती हैं, पर्व त्योहार होते हैं, विवाह होते हैं, देवता होते हैं, गोत्र होते हैं, और भी बहुत सारे अन्य तथ्य मिलते हैं, जैसे कि प्रमुख देवता कौन हुए, सबसे बड़े देवता कौन हुए। तो इन सारे चीजों को हम लोग धर्म संबंधित कैटेगरी में शामिल करते हैं। चौथा जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो गांव में शासन व्यवस्था। हर एक जनजाति है, तो चूंकि आज तो हमारा जब भारत आजाद हुआ था तो लोकतंत्र को हमने अपनाया, और जो पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा तो उसके बाद पंचायत के माध्यम से सारे मामले को सलटाए जा रहे हैं। तो जो जनजातियां थी जो पहले वो कैसे चलती थी, उनका क्या अपना शासन व्यवस्था तो होता था, ग्रामीण पंचायत बैठती थी तो कैसी होती थी, तो जिसका आज भी हम लोग को कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। आपका देखिएगा जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अलग से इसको स्टडी भी करना है। झारखंड का इतिहास करके देखिएगा, उसमें यही लिखा हुआ है झारखंड की जो जातीय शासन व्यवस्था है, जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, उसी तरह आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, तो ये उसी से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ तथ्य को देखेंगे जो कि गांव में किस तरह से चलाया जाता है, वो तो अलग टॉपिक है, हम लोग वहां पर विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसके बाद आपका पांचवा जो हम लोग देखेंगे, हर एक जनजाति में कुछ वर्ड मिलेंगे। वर्ड मतलब कैसे, कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो उनको अपनी भाषा में उनका अपना एक मतलब होता है। जैसे कि मान लीजिए डाली कटारी, धुमकुड़िया, गीती ओड़ा। जैसे कि डाली कटारी जो बोला जाता है आपका, जो वधु मूल्य दिया जाता है, वर पक्ष की ओर से जो कन्या पक्ष को दिया जाता है उसी को डाली कटारी, कहीं पर इसे पौन भी बोलते हैं। उसी तरह गीती ओड़ा, गीती ओड़ा कहीं पर युवा गृह को बोला जाता है, तो उरांव जनजाति में धूमकुड़िया बोला जाता है।
गीतियोड़ा हो जनजाति में जहां पर अस्त्र शस्त्र रखा जाता है, वाद्य यंत्र रखा जाता है, उसको बोला जाता है। तो हर एक जनजाति की अपनी कुछ विशेषता है, लेकिन कुछ टर्म है जो कि कॉमन मिलते हैं, तो लेकिन उसका मतलब अलग अलग हर एक जनजाति में अलग अलग होता है। तो ऐसे टर्म को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और एग्जाम में देखिएगा अधिकतर ऐसे टर्म पूछे गए हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर पांचवा में कुछ उनका, जैसे कि हर एक जनजाति का पेशा क्या है, आज के डेट में वो क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, इन चीजों को समझेंगे। उनकी कुछ उपजातियां भी होती है, उसके बारे में बताया जाता है। तो ओवरऑल हर एक जनजाति के बारे में ये 6 पॉइंट तक ही सीमित रहते हैं। बाकी इसके अलावा हम लोग इसमें कोई चीजों को ध्यान में नहीं रखना पड़ता है, और एग्जाम में भी आते हैं प्रश्न तो इन्हीं 6 पॉइंट, मुख्य रूप से 5 पॉइंट पर ज्यादातर फोकस किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हम लोग चलने वाले हैं। बाकी आपको नहीं समझे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको इंडिविजुअली जब हम डिस्कस करेंगे आपका, उसके अंतर्गत आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो आज है आपका संथाल जनजाति, संथाली जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वही हम लोग फोकस करेंगे कि जो संथाल जनजाति है उसको प्रजातीय दृष्टि से और भाषाई दृष्टि से किस कैटेगरी में रखा गया है। झारखंड की एक प्रमुख जनजातियों में से संथाल जनजाति है। अगर जनसंख्या के आधार पर बात करें तो जनसंख्या के आधार पर झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से अगर बात करें तो इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह में श्रेणी में रखा गया है। अब ये सवाल उठता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड श्रेणी है क्या। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड श्रेणी वैसे जनजातियों को, ऐसे लोगों को बोला जाता है, उस श्रेणी में उन्हीं शामिल किया जाता है जिनकी जो वेशभूषा है, बनावट है, शारीरिक बनावट है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनके जैसा रहता है। इसीलिए उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड श्रेणी में रखा गया है। झारखंड के 32 जनजाति अगर पढ़ते हैं तो उसमें से अधिकतर जनजाति जो है आपका इसी श्रेणी में रखे गए हैं। कुछ ही जनजाति हैं जो कि द्रविड़ के अंतर्गत आती है, जैसे कि उरांव जनजाति और कुछ अन्य, कुछ कोलेरियन समूह के अंतर्गत आती हैं और कुछ अन्य के अंतर्गत आती है, लेकिन अधिकतर जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड श्रेणी में रखा गया है। अगर हम भाषाई दृष्टि के आधार पर बात करें, संथाल जनजाति की अपनी जो भाषा होती है संथाली भाषा होती है। संथाली भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार या फिर इसे आस्ट्रिक जनजाति के बहुत नजदीक माना गया है। उनकी जो बोलचाल होती है, भाषा होती है, इसके अंतर्गत माना गया है, तो इन्हें ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। जो इनकी भाषा है संथाली भाषा, इसकी अपनी लिपि भी है। लिपि मतलब स्क्रिप्ट है, जो जैसे कि आप हिंदी लिखते हैं तो हमारी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, उसके आधार पर हम लोग लिखते हैं। इंग्लिश की बात करें तो रोमन लिपि होता है, स्क्रिप्ट होता है। उसी तरह संथाली भाषा का भी अपना लिपि है, जिस लिपि को ओल चिकी लिपि, ओल चिकी लिपि के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब यहां पर कुछ इसकी और विशेषताएं पढ़ते हैं, जैसे कि जो संथाली भाषा है आपका, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है, जिसमें कि विभिन्न भाषाओं के उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल अभी 22 भाषा है। 22 भाषा में एक आपका संथाली भाषा भी है, और झारखंड की एकमात्र स्थानीय भाषा जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 2003 में कुछ पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। पहले भी हम बता चुके हैं कि जितने भी क्लासेस होते हैं उसके आपके पास पेन और पेपर होने चाहिए, जिसके आधार पर बहुत सारी चीजें हम लिखाते हैं, की पॉइंट आप वहां पर लिखते जाइए। तो अभी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। संथाली भाषा को शामिल किया गया था 2003 में, और संविधान संशोधन के तहत इसे तो 92nd 92वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके आधार पर संथाली भाषा को शामिल किया गया। इसकी जो लिपि थी ओल चिकी लिपि, जो कि इसके जो रचयिता थे, इसको विकसित करने वाले थे रघुनाथ मुर्मू थे। अभी रघुनाथ मुर्मू का हमने करंट अफेयर्स में बताया भी था आपको कि रघुनाथ मुर्मू के नाम पर उनकी याद में जो इनकी संथाली भाषा में जो प्रमुख उनकी देन थी, स्क्रिप्ट उन्हीं की देन है। जो संथाली भाषा को आज हम लोग साहित्य का रूप में देखते हैं, वो उन्हीं की देन है, जो कि आज हम लोग संथाली भाषा को देख रहे हैं।
साहित्य के रूप में। तो उन्हीं के नाम पर अभी झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि छात्र छात्राओं को विदेश में अगर वो पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप दिया जाएगा, तो उस स्कॉलरशिप का नाम रघुनाथ मुर्मू के नाम पर ही रखा जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। तो हमने ये अभी जातीय दृष्टि से प्रजातीय दृष्टि से हमने देखा और भाषाई दृष्टि से किस कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर भाषा, जो संथाली भाषा है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमने बात की। एग्जाम में बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे टॉपिक हैं ये सारे कि जो डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने आपको दूसरा पॉइंट पर आते हैं कि संथाल जनजाति का निवास स्थल कहां पर है। अगर हम संथाल जनजाति की झारखंड में बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि जनजाति जो है संथाल जनजाति जनसंख्या के आधार पर झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी बहुलता के कारण ही झारखंड का एक क्षेत्र जो है संथाल परगना प्रमंडल के नाम से जानते हैं उसको। संथाल परगना जो नाम पड़ा है आपका, संथाल परगना आज के डेट में एक प्रमंडल है जिसमें कि कुल 6 जिले आते हैं। संथाल परगना जो एक जिला बना था अंग्रेजों के शासनकाल में 1855 में। संथाल इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इस क्षेत्र में संथाल जनजाति की बहुलता थी। क्लियर? राज्य का जो उत्तरी पूर्वी भाग है संथाल परगना कहलाता है और संथाल परगना खुद एक जिला था 1855 में। आज के डेट में एक परगना के रूप में, प्रमंडल के रूप में जाना जाता है जिसमें कि कुल 6 जिले आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़िया जनजाति निवास करती है। राजमहल पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर उसे दामिन एक कोह के नाम से जाना जाता है। दामिन कोह इन्हीं संथाल जनजातियों को बोला गया है जो इस क्षेत्र में यहाँ पर निवास करते हैं। कहीं पर ये निरीखंड के भी नाम से जाना जाता था, प्राचीन काल में इसको बोला जाता था। क्लियर है? संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में अगर हम बात करें तो हजारीबाग हो गया, संथाल परगना के जिले के अलावा हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, रांची, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार, पलामू में पाए जाते हैं। संथाल परगना में करीब जितनी जनसंख्या है झारखंड में कुल, उसमें 90% के लगभग आपका संथाल जनजाति संथाल परगना जिले में ही निवास करते हैं। बाकी 10% बाकी के अन्य जिलों में निवास करते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा हम लोग वही जो हमने बताया था उसी आधार पर चलेंगे। तीसरा आते हैं हम लोग धर्म के ऊपर। संथाल जनजाति अब एक समुदाय है, समाज है, उनका अपना रीति रिवाज है। तो इस जनजाति में बहुत सारे रीति रिवाज के बारे में हमें पता चलता है। एक बड़ी जनसंख्या है इनकी। तो संथाल जनजाति में अगर हम सबसे पहले गोत्र की बात करें तो गोत्र के आधार पर संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र मिलते हैं। गोत्र होता क्या है? गोत्र आपका कुल, जैसे कि अगर हम आम अन्य लोगों की बात करें तो जिस कुल में उनका जन्म होता है, तो संथाल जनजाति में भी एक गोत्र देखने को मिलता है। कुल 12 तरह के गोत्र मिलते हैं इसमें। जो 12 गोत्र हैं वो इस प्रकार हैं: हांसदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, टुडू, पौड़िया, बेसरा, चोंडे और बेदिया। ये कुल 12 गोत्र हैं जो कि संथाल जनजाति में देखने को मिलते हैं। पर्व त्योहार की बात करें संथाल जनजाति में तो संथालों का जो पर्व त्योहार प्रारंभ होता है आषाढ़ महीना से प्रारंभ होता है, जिसमें कि पर्व त्योहार के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख जो त्योहार है बा सरहुल को बोला जाता है इसमें, इसको ध्यान में रखिएगा, या फिर बाहा के कहीं कहीं इसे बोला जाता है। एरोक, सरहुल, करम, बांधना, हड़ियाड़, जापाड़, सोहराई, कतरा, सकरात, फिर माघसीम, हरिहारसीम, ये सारे प्रमुख जो त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। संथालों का जो उत्सव प्रिय त्योहार है और सोहराई पर्व जो मनाया जाता है, फसल कटने के समय ये मनाया जाता है। अब देवताओं की बात करते हैं संथाल जनजाति में, तो सबसे बड़ा देवता जो संथाल जनजाति में है वो सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और हर बार कुछ प्रश्न है जो कि रिपीट होते रहते हैं। ये सारे ऐसे टॉपिक है जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, हमेशा आते ही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सिंह बोंगा या फिर उन्हें ठाकुर भी बोला जाता है, जो सबसे बड़े देवता संथाल जनजाति में माने गए हैं। ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है, रचयिता। जैसे विश्व का आम जो गैर जनजाति है उनमें देखिएगा विश्व विधाता जो माना गया है ब्रह्मा को माना गया है, उसी तरह जो संथाल जनजाति है
उसमें संथाल समाज में ठाकुर जी को विश्व विधाता माना जाता है। इनमें दूसरे प्रमुख देवता का भी जिक्र मिलता है, जो कि प्रमुख जो देवता है दूसरा वो मरांग बुरु है। इनमें ग्राम देवता भी होते हैं, ग्राम देवता को इसमें जाहिर एरा बोला गया है। यही सब स्पेसिफिक टर्म है, ध्यान रखिएगा। हमने बोला था ना लास्ट में कि कुछ स्पेसिफिक टर्म है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर पूछा देगा कि सिंह बोंगा संबंधित है किससे, तो सबसे बड़े देवता जो है संथाल जनजाति के। ग्राम देवता संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है, तो जाहिर एरा। तो ये सारे स्पेसिफिक टर्म है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे ये टर्म है जो कि दूसरे जनजातियों में भी मिलेंगे, इसको भी ध्यान में रखना है। ग्राम देवता का जो निवास स्थल है, ऐसा माना गया है साल के वृक्षों से घिरा जाहिर थान होता है, वहीं पर उनका निवास स्थल होता है। और हर एक संथाल जनजाति है, उनके जो पर्व त्योहार है, देवता होते हैं, वन और संपत्ति, जो वन और जंगल क्षेत्र है उनसे जुड़े हुए हैं। क्लियर है। नायके जो होता है इसका धार्मिक प्रधान होते हैं। नायके कौन हुआ, तो नायके जैसे कि कहीं पर आप देखते हो पुजारी, कहीं पर देखते होंगे बैगा पाहन, वो क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। तो संथाल जनजाति में भी पूजा पाठ कराने वाले को नायके के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला हम लोग आते हैं गांव में जो शासन व्यवस्था चलती है किस तरह से चलती है। तो गांव में पंचायतें होती है, गांव होता है, गांव में बहुत सारे जो मामले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, कोई अपराध किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उन सारे मामले को कैसे निपटाया जाएगा। आज हमारे जो संविधान है, संविधान में क्या चीज का उल्लेख है, इन्हीं चीज के बारे में कि हमारा जो देश है वो किस तरह से चलेगा। 3 स्तंभ उसके बनाए गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। उसी तरह संथाल जनजाति में भी यहाँ पर कोई लिखित नहीं है संथाल जनजाति में कि ये इस तरह से सिस्टम चलेगा। जो वर्षों से इनकी रीति रिवाज चलते आ रही है उसी तरह इन्हें चलाया जाता है। जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, गांव के जो प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सारे नियम को शासित किया जाता है। प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा जो है आपका संथाल जनजाति में, वो गांव के जो मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, वहीं तक सीमित होता है। क्लियर है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऊपर लेवल के होते हैं, बहुत सारे गांवों को मिलाकर उसके भी अंतर ग्रामीण पंचायतें भी यहाँ पर देखने को मिलती है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं। संथाल गांव की पंचायतें होती है जिसे मांझी थान के नाम से जाना जाता है, और जो गांव का प्रधान होता है उसे मांझी बोला गया है। गांव के प्रधान को मांझी, इसीलिए जब हम आपके साथ डिस्कस जब करेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था, वहां पर हर चीज को बारे में बताएंगे। तो मांझी ही हुआ गांव का प्रमुख प्रधान। गांव में जो जितने भी मामले हैं, जैसे लेकिन हत्या को छोड़कर या फिर गंभीर अपराध, जैसे कि आपका कोई बिटलाहा किया जाता है। बिटलाहा क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार। कोई व्यक्ति अपराध करता है, जैसे कि एक ही गोत्र में शादी कर लिया, जिसमें एक रीति यह है कि एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। संथाल जनजाति अंदर जातीय विवाह तो कोई बात ही नहीं उठता उसका, एक ही गोत्र, जैसे कि हमने 12 गोत्र आपको बताए, तो एक ही गोत्र में शादी करने की परंपरा भी इसमें नहीं है। अगर कोई एक ही गोत्र में शादी कर लेता है, अनैतिक यौन संबंध बनाता है, तो वो समाज में अपराध माना गया है। यहां तक कि उसे इस तरह का दंड दिया जाता है कि समाज से बाहर कर दिया जाता है, तो वो बिटलाहा के नाम से जाना जाता है। और सबसे कठोर सजा कोई भी गंभीर अपराध का वो बिटलाहा ही है, जिसे एक तरह का सामाजिक बहिष्कार बोला जाता है। अब संथाल परिवार की बात करें तो संथाल परिवार का जो कर्ता धर्ता होता है वो हमेशा पिता होता है। प्रीति वंश यहाँ पर देखने को मिलता है। संथाल समाज में 4 वर्णों का भी उल्लेख मिलता है। वर्ण यहाँ पर बांटे गए हैं, जिसमें कि आपका हडों के नाम से जाना जाता है वर्ण को या फिर वर्ग को, जिसमें कि एक राजा होता है जिसको किसकू हड कहा गया है, एक पुजारी होता है मुर्मू हड बोला गया है, एक सिपाही होता है सोरेन हंड बोला गया है, और एक कृषक होता है मरुजी हंड के नाम से उसे विभक्त किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब विवाह परंपरा की जैसे बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो विवाह परंपरा इसमें कैसे चलती है, तो इसमें अंतर विवाही जनजाति है, मतलब कि अपने ही जाति में, जाति से बाहर नहीं, अंतर विवाही जनजाति का मतलब कि अपने ही जाति में शादी होगा, लेकिन सेम गोत्र भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हांसदा हम लोग देख रहे हैं, तो हांसदा एक जनजाति हुआ, एक गोत्र हुआ संथाल जनजाति में, तो हांसदा का शादी
किसी हांसदा गोत्र के साथ नहीं होगा, दूसरे गोत्र के साथ होगा। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि समगोत्रीय, मतलब कि एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। और अधिकतर जनजाति देखिएगा, ये नियम हर एक जनजाति में देखने को, अधिकतर जनजाति में, हर एक नहीं बोल सकते हैं, कुछ जनजाति में अलग होते हैं, लेकिन अधिकतर जनजातियों में देखने को मिलता है कि एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित है। संथाल जनजाति में जो पुरुष होते हैं या फिर जो भी, इसमें एक विवाही की प्रथा है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यहां पर समाज इन्हें परमिशन देता है कि दूसरी पत्नी भी रख सकते हैं। बाल विवाह की प्रथा यहां पर देखने को नहीं मिलता है। यहां पर विवाह समारोह को बापला के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, बापला होता क्या है? तो बापला जो विवाह समारोह होता है उसी को बापला बोला गया है। संथाल जनजाति में मुख्य रूप से 8 तरह के विवाह जो है प्रचलित है, जिसमें कि कुछ प्रमुख हमने आपको बताया है, जिसमें कि पहला है आपका किरिंग बापला, किरिंग जबाई, टूनकी दिलीप बापला, घर की जवाई, निर्बोलोक, इतुतु, सांगा और सेवा विवाह। इस तरह के जो है आपका 8 प्रमुख विवाह है जो कि यहां पर प्रचलित है। इसके अलावा यहां पर जो सबसे प्रचलित है, जैसे कि 8 विवाह में भी अगर पूछा जाएगा कि कौन सा विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है, वह है आपका किरिंग बापला, मतलब कि जो आयोजित विवाह इसको बोल सकते हैं। आयोजित विवाह मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड जो मैरिज होता है, जिससे कि अगुआ होता है, माता पिता के परमिशन से, लड़की की तरफ से, लड़की की तरफ से, और अगुआ एक में मध्यस्थता का काम जो करता है। जैसे ज्यादातर अगुआ फुआ फूफा या फिर मामा जी होते हैं ना, वो अगुआ का काम करते हैं। तो मध्यस्थता करने के आधार पर जो विवाह होता है उसको किरिंग बापला के नाम से जाना जाता है, और यही विवाह सबसे ज्यादा संथाल जनजाति में प्रचलित है। क्लियर है? और अधिकतर जगह देखिएगा यही विवाह, ऑर्गेनाइज्ड विवाह सबसे ज्यादा फेमस है। इसमें वधु मूल्य देने की परंपरा है। अभी हम इनिशियल में बता भी रहे थे आपका कि कुछ स्पेसिफिक टर्म पूछा गया है। पोन, पोन यहां पर एक शब्द मिलता है, पोन है क्या, इसको समझिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। पोन बोला गया है वधु मूल्य को। कहीं पर ये डाली कटारी दूसरे जनजातियों में मिलेगा, लेकिन संथाल जनजाति में ध्यान रखिएगा, वधु मूल्य को पोन बोलते हैं। पोन होता क्या है, वधु मूल्य होता क्या है? तो शादी विवाह में जब वर पक्ष की ओर से, लड़के पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को कुछ दिया जाता है, कुछ आर्थिक दिया भी जा सकता है, सामान भी दिए जा सकते हैं, तो उसी को वधु मूल्य बोला गया है। वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष, ध्यान रखिएगा, वधु मूल्य बोला गया है। इसको सामान्यतः संथाल जनजाति में पोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहां तक? तो बहुत सारे तथ्य हमने अभी तक डिस्कस किया था। अब अंत में आते हैं कुछ अन्य प्रमुख। तो जैसे कि संथाल जनजाति का मुख्य पेशा आज के डेट में क्या है? कृषि है। कृषि ये करते हैं, कुछ मजदूरी वगैरह भी करते हैं, और आज के डेट में तो अभी हर चीज विस्तार होते जा रहा है, लेकिन मुख्य पेशा प्रारंभ से ही ये कृषि पर ही निर्भर है। इसके अलावा इसमें शव को जलाने की और दफनाने की दोनों तरह की प्रथा यहाँ पर देखने को मिलती है संथाल जनजाति में। तो ये सारे प्रमुख तथ्य थे जो यहाँ हमने डिस्कस किया। क्लियर है? इसमें खासकर आप ध्यान रखिएगा, पहला प्रजातीय दृष्टि से और भाषाई दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड श्रेणी, झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर जनजाति, एशियाटिक जनजाति के आधार पर तो इनको भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत संथाली भाषा, इनकी स्क्रिप्ट ओलचिकी लिपि 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये एकमात्र झारखंड की भाषा। हिंदी भी शामिल है, हिंदी सबसे ज्यादा झारखंड में बोला जाता है, लेकिन स्थानीय भाषा अगर हम बोले लोकल भाषा के तौर पर, तो संथाली भाषा जो है आपका एकमात्र 8वीं अनुसूची में है। अब वर्तमान में निवास स्थल तो संथाल परगना, दामिनी को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। संथाल परगना के अतिरिक्त ये झारखंड के अन्य भाग में, अन्य जिलों में, हजारीबाग, बोकारो और अन्य जिलों में निवास करते हैं। 12 गोत्र है। सेम गोत्र विवाह वर्जित है, अंतरजातीय विवाह होती है, लेकिन एक ही गोत्र विवाह नहीं कर सकते हैं। पर्व त्योहार, आषाढ़ महीना इनका नया वर्ष प्रारंभ होता है। फसल काटने के समय जो एक सोहराई पर्व मनाया जाता है, सबसे उत्सव प्रिय इनका पर्व है। बा को यहाँ पर सरहुल को बा बोला गया है, बाहा बोला गया है। देवताओं में सबसे बड़े देवता सिंहबोंगा ठाकुर देवता, ठाकुर जी को विश्व विधाता माना गया है। इनमें एक और देवता मारुंग बुरु का जिक्र आता है, और एक जाहिरेरा जो ग्राम देवता है, उनका निवास स्थल साल का वृक्ष है। नायके ग्राम का प्रधान होता है, गांव का
धार्मिक प्रधान होता है। और गांव शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें मांझी होते हैं। मांझी ही जो है गांव का प्रधान होता है, प्रमुख व्यक्ति वही होता है जो गांव को प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से चलाता है। ज्यादा इसके बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे आपका बहुत सारे और भी, ये तो हमने जो गांव की स्थिति थी उस पर हमने फोकस किया। इसमें प्रशासनिक ढांचा कैसे कर लिया जाता है, कैसे गांव का निर्माण किया जाता है, ये सारे तो हम लोग जब डिस्कस करेंगे आपका एक ही टॉपिक में हम यहाँ शामिल नहीं करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए हम जो सिलेबस है उसके अनुसार पर चल रहे हैं। अलग से देखिएगा आपका एक टॉपिक बनाया हुआ है झारखंड में जो जातीय शासन व्यवस्था है, तो वहां पर हम लोग और भी इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मांझी गांव का प्रधान होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है जो राजनीतिक और प्रशासनिक चीजों को देखता है। धार्मिक चीजों को देखने के लिए नायकों को नियुक्त किया जाता है, नायक के। इसमें एक उप प्रधान भी होता है, अगर उसको लिखिएगा तो लिख लीजिए, उप प्रधान को प्राणिक के नाम से जानते हैं। ऐसे हम लोग बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे जब जातीय शासन व्यवस्था डिस्कस करेंगे, प्राणिक बोला गया है उसे। बिटलाहा इसमें सबसे बड़ा कठोर सजा है। बिटलाहा मतलब सामाजिक बहिष्कार, गांव से बाहर, जैसे कि डाइन वगैरह पता चल गया। कब कब बिटलाहा किया जाता है? हत्या के केस में पंच के द्वारा जो सजा सुनाया गया, आप सजा को नहीं मानते हैं, तब बिटलाहा किया जाता है। यौन अपराध करते हैं किसी तरह का, तो उस तरह में आपको बिटलाहा किया जाता है, बिटलाहा किया जाता है आपका। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाइन प्रथा वगैरह केस में अगर किसी महिला के बारे में पता चल जाता है डाइन वगैरह, तो वहां भी गांव को में से निकाल दिया जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है, जाति से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा वर्ण के बारे में पता चलता है। विवाह परंपरा की कुछ विशेषताएं हैं, बापला विवाह है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हम लोग अंत इसका करते हैं। क्लियर है? तो आज के सेशन में बस इतना ही था, जो कि बहुत सारे प्रमुख तथ्यों के बारे में हमने डिस्कस किया संथाल जनजाति का। तो इसी तरह से हर एक जनजाति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में उरांव जनजाति के तथ्यों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारी ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए, टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे जो नंबर है 7004579780 पर संपर्क करें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना।